हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके थे। और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि यह जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या अधिक है। इसलिए हम आपको जो बचे हुए शेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 40 नंबर के बाद हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 40 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। और हम आपको बता दें कि यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं इसी चैप्टर से संबंधित, तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि उत्तल और अवतल दोनों होता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। तो 41 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की किरणें होती है वह गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में, कि सी नंबर ऑप्शन है किसी भी दिशा में, या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं वह सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी रेखा में इस प्रकार से गमन करती है, नहीं, बल्कि हमेशा प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में ही गमन करती है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो बताइए प्रकाश तरंग किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग का, बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी है परावैगनी तरंग का, और डी है पराश्रव्य तरंग का। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है कि औंधा होता है कि उल्टा होता है कि तिरछा होता है? तो बताइए 44 का सही आंसर कौन सा होगा? तो 44 का सही आंसर होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। एक से कम होता है कि एक से ज्यादा होता है कि एक के बराबर होता है कि शून्य होता है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वह एक के बराबर होता है। इसलिए 45 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर, ठीक है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित होती है कि अपसारित होती है कि समानांतर होती है कि अपसारित होती लगती है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित होती प्रतीत होती है या फिर अपसारित होती लगती है। तो 46 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, ऑप्शन है नहीं होता है कि होता है कि दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है कि वहां विसरित परावर्तन होता है? तो 47 का सही आंसर होगा कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। इसलिए 47 का जो सही आंसर होगा वह बी नंबर हो जाएगा
कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में जो दूरी होता है उसे हम लोग किसके सापेक्ष मानते हैं या फिर किसके सापेक्ष मापते हैं। ऑप्शन है ध्रुव के, बी नंबर ऑप्शन है फोकस के, सी है वक्रता केंद्र के और डी है किसी भी नियत बिंदु के। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। तो 48 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब। ठीक है, अगर यहाँ पर बिंब लिखा रहे तो इसका मतलब है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह अवतल दर्पण के फोकस पर बन रहा है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। तो यदि आप लोग याद रखिएगा, यदि अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन 0 होता है, इसलिए m बराबर 0 हो जाएगा। अब कहिएगा कि m कहाँ से आया, तो आवर्धन को हम लोग m के माध्यम से ही सूचित करते हैं, इसलिए m बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, या फिर इस क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। तो 50 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, आभासी कहने का मतलब काल्पनिक भी होता है, ध्यान रखिएगा, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु या फिर बिंब की स्थिति होती है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी अवतल दर्पण है उसमें या तो आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। वस्तु कहाँ पर होती है, वक्रता केंद्र पर होती है कि वक्रता केंद्र से परे होती है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है कि दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच होती है। ठीक है, दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच होती है। तो 51 का सही आंसर डी हो जाएगा, दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है। ठीक है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है, तो जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, वास्तविक और बड़ा होगा कि वास्तविक और छोटा होगा कि आभासी और बड़ा होगा कि आभासी और छोटा होगा। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा कि एक अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु की स्थिति अगर फोकस और ध्रुव के बीच है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी बताए थे कि f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे f बराबर r/2, इसलिए 53 का जो सही आंसर हो जाएगा आधी होती है। अब 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ठीक है, यदि वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे कि अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे कि ध्रुव पर रखेंगे कि अनंत पर रखेंगे। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा कि यदि हम लोग अवतल दर्पण पर किसी भी वस्तु को फोकस पर यदि रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। तो 54 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है। निम्नलिखित में किसके द्वारा, मतलब यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अवतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से कि यह दोनों से कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। तो आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण में ही किसी एक बिंदु से समांतर किरण पुंज
मिल सकता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। मतलब जो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, कहने का मतलब कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार से छोटा है और काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो वह कौन से दर्पण में प्राप्त होता है, समतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में कि ए एवं बी दोनों में कि उत्तल दर्पण में। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में ही वस्तु से उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वह कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल समतल दर्पण में कि केवल अवतल दर्पण में कि केवल उत्तल दर्पण में कि तीनों प्रकार के दर्पण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तीनों प्रकार के दर्पण में। ठीक है, तीनों प्रकार के दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, मतलब समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी शब्दकोश में दिए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। तो 58 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस कि अवतल एवं उत्तल दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, फोकस दूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है उत्तल लेंस में, तो उसकी क्षमता पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि उत्तल लेंस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया रहे तो उसकी क्षमता होगी 5 डायऑप्टर। ठीक है, 5 डायऑप्टर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी भी प्रकार के लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 1 कि 2 कि 3 कि इनमें से कोई नहीं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो यह सभी लोगों को पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन या फिर प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वह कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल कि अवतल कि बाइफोकल कि इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा कि अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 63 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अवतल लेंस में आवर्धन, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, वह किसके बराबर होता है। एम बराबर क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एम बराबर वी यू होता है, यानी कि 64 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। यहाँ पर डी का मतलब डायऑप्टर होता है। तो बताइए 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है वह 50 सेंटीमीटर होता है। तो 65 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर लेंस का बात आ रहा है, तो आप लोगों को मन में लग रहा होगा कि लेंस तो हमारे सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर में। तो कोई बात नहीं, आपके बुक में प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक ही प्रकार के चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए दोनों का क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स हो गया है। तो बताइए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डायऑप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर होगी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का
कि बीच की अपेक्षा किनारों का भाग मोटा होता है, कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को हम बताए थे कि उत्तल लेंस का फिगर कैसा होता है, उत्तल लेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम आपको बताए थे कि कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है, जिसमें कि किनारे का भाग पतला और बीच का भाग चौड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। तो 67 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। मतलब एक उत्तल लेंस दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि हम लोग किसी भी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि उसका वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन है कि लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे, कि फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे, कि अनंत पर रखेंगे, कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फोकस दूरी और दुगनी दूरी के बीच रखेंगे, यानी कि F और 2F के बीच रखेंगे। ठीक है, F कहने का मतलब हो गया फोकस दूरी और 2F कहने का मतलब हो गया फोकस के दुगनी दूरी पर। तो F और 2F के बीच में रखेंगे तो उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का जो आकार है वह समान रहेगा और प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को देखकर ही समझ गए होंगे कि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। तो यदि सीमा पृष्ठ पर, ठीक है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर यदि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण 0 डिग्री होता है। तो 70 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही 70 क्वेश्चन थे जो आपके पहले चैप्टर यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन वाले चैप्टर में यही 70 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आप इस 70 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको पूरा 70 क्वेश्चन याद हो जाता है तो इस चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।